नमस्कार, मैं पीयूष चिलवाल, क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं हनुमान धाम मंदिर में, जहां आज निशुल्क कैंसर जांच शिविर लग रहा है। इसका आयोजन कर रहे हैं पायनियर्स क्लब रामनगर, और उसके साथ साथ इसमें एनके धाबर कैंसर फाउंडेशन मुंबई से भी एक टीम आई हुई है, जो यहाँ पर लोगों की जांच करने के बाद उनको परामर्श भी दे रही है किस तरीके से कैंसर से बचा जा सकता है। उन लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। और इस वीडियो को मेरे साथ शूट कर रहे हैं अरुण विंजोला, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, इस वीडियो के लिए टाइम निकाला। और इसी के साथ हम यहाँ पर आए डॉक्टर से बातचीत करते हैं और कुछ पेशेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्यों कैंसर के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है हेमभट्ट जी, जो जाने माने समाज सेवी हैं, उनके साथ कमलेश जोशी और नवीन तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कैंसर जांच शिविर के पीछे उद्देश्य क्या है। क्या भविष्य में भी इस तरीके की योजनाओं को, इस तरीके की जांच शिविरों का आयोजन शहर के और हिस्सों में भी किया जाएगा, राज्य के और हिस्सों में भी किया जाएगा, या सिर्फ ये यहीं तक सीमित रह जाएगा। सर, पहली चीज़ तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला है कि ये जांच शिविर यहाँ आयोजित किया गया, जिसकी वजह से। हम सर्वप्रथम आपका जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप जो है हमारे शिविर में आए। और हम पायनियर्स क्लब हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर है, और हमारा हर जगह शाखाएं हैं, चाहे दिल्ली हो, इसमें मुरादाबाद में है, हापुड़ में है, ऑल इंडिया में कई शाखाएं, हमारी विदेशों में भी शाखाएं हैं। हम जगह जगह जागरूकता शिविर लगाते हैं स्वास्थ्य के प्रति, हमारे अवेयरनेस के प्रति। अभी कैंसर का ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, कैंसर ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। कई जो है चाहे तंबाकू से हो या किसी उससे हो, ये जागरूकता अभियान हमने चलाया था। तो इसमें पहली हम एनके धाबर जो बॉम्बे से टीम आई हुई है, उनको मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। 20 लोग अपने खर्चे से वहाँ से बाय एयर आए हुए हैं, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था हमने की है। और मेमोग्राफी मशीन भी यहाँ आ चुकी है कैंसर की जाँच के लिए। और यहाँ पर पूरी टीम अपना मुस्तैदी से काम कर रही है। जो एनके ढाबर के मालिक हैं वो खुद यहाँ पर लगे हुए, उनका पूरा परिवार यहाँ हमारे बीच में आया हुआ है। और यहाँ पर कृष्णा हॉस्पिटल से डॉक्टरों की पूरी टीम यहाँ खून की जांच कर रही है। और डेंटल कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, आईज कैंप यहाँ पर लगा हुआ है। सभी चीज़ हम जो है समय समय पर जागरूकता कराते हैं गरीबों के हित में। हमारे लिए हमारे पायनियर्स की ओर से जो काम होते हैं, कभी जैसे डेंटल कैंप, 80% बच्चे स्कूलों में हम जाते हैं तो 80% बच्चों के दांत खराब पाए जाते हैं। तो उनके माँ बापों को बताया जाता है कि इनको जो है समय से ब्रश कराया जाए, समय से इनको रात को सोते समय ब्रश कराया जाए। इसी प्रकार बच्चों की आँखों में कमजोरी है, बच्चा डर के मारे बताता नहीं, टीचरों को नहीं बता पाता। तो 60-60, 50-50% स्कूल में बच्चों को चश्मा लग चुका है। ये जागरूकता की ज़रूरत थी। अब ये इस समय कैंसर के लिए जैसे देख रहे हैं खान पान को लेकर के, और इसलिए हमने अवेयरनेस ये प्रोग्राम चलाया। उसके तहत हमने आज हनुमान धाम में लगाया है। और समय जैसे हल्द्वानी है, लखनऊ है, इधर देहरादून है, हमारे जहाँ जहाँ हमारी शाखाएं हैं वहाँ हम इस शिविर को ले जाएंगे। चाहे बॉम्बे में भी लगाएंगे तो हम पूरे इस शिविर को हर जगह पूरे हिंदुस्तान में ले जाएंगे। हमारा ये उत्तराखंड के ग्रामीण हिस्सों में जो शायद जिनको आज ये मालूम भी नहीं होगा कि कैंसर का इलाज अब संभव है, तो क्या उन इलाकों में भी भविष्य में इस तरीके के कैंसर कैंप को आयोजन करने की आप लोगों की कोई नीति है? हमारे जो पायनियर्स की जैसे बाजपुर है, हल्द्वानी है, आज की तारीख में हमारे काशीपुर, बाजपुर और हमने बैल पड़ाव, हमारे गांव के क्षेत्र जितने आसपास के हैं, शहर में आज 8 दिन से हमारी गाड़ियां चल रही हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है। और पूरा प्रचार अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जागरूक किया है। सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बसें हमारे जो है आस्था, हमारे जो आस्थान हमारे है हनुमान धाम के जो ऑनर हैं, हनुमान धाम के जो संस्थापक हैं राजीव अग्रवाल जी की ओर से बस की व्यवस्था है, उनकी ओर से खाने की और डॉक्टरों के लिए सब रहने की यहाँ व्यवस्था हनुमान धाम में सामने यहाँ पे की गई है। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, जागरूकता हमारे यहाँ है, सब लोग आ रहे हैं। आज और कल ये शिविर लगेगा। और ये 2 दिन में हमारे जो ये स्वास्थ्य शिविर तो है ही है, खून की जांच तो हो ही रही है, सारी कैंसर की जांचें भी हो रही हैं। और उसके बाद जब इलाज कराएंगे लोग, हमारे यहाँ से बॉम्बे अगर ये जाएंगे इलाज कराने के, आने जाने का मात्र किराया लगेगा। वहाँ इलाज भी हमारे जो है संस्था की ओर से जो कराया जा रहा है वो फिर, हाँ, वो डॉक्टर लोग अपनी ओर से फ्री कर रहे हैं, वो हमें सहयोग दे रहे हैं। और एक ये है। और कल को हमारा ब्लड डोनेट कैंप 22 तारीख को ब्लड डोनेट कैंप लगेगा। और यहाँ हार्ट के भी कल को आएंगे।
और शायद एक आध डॉक्टर हड्डी वाले नहीं आए हैं, वो भी कल पहुंच जाएंगे। अच्छा, जो ये कैंसर वाला शिविर जो आज लगा है, क्या ये कल को भी लगा रहेगा? मतलब जो लोग आज जांच नहीं करवा पाए, हमारे माध्यम से जिन लोगों के पास खबर पहुंचेगी है कि यहाँ जांच शिविर लगा है, तो क्या कल को भी ये कैंसर का जांच शिविर रहेगा? बिल्कुल, ये कल भी रहेगा। और इसमें हमने सीएम साहब से भी बात करी, कमिश्नर साहब को वो करा, तो कमिश्नर साहब ने अपनी पूरी यहाँ लोकल की टीम भी यहाँ पे आई हुई है डॉक्टर की। मैं उसमें कमिश्नर साहब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो हमारे एनके ढाबर की टीम यहाँ पे कल से मौजूद है, परसों से यहाँ मौजूद है, वो आज भी चेक करेगी, जांच करेगी, किस किस को कैंसर है उनको बताएगी। और कल को भी हमारा पूरा शिविर लगेगा, पूरे कम से कम 150 से 200 लोगों के कैंसर की जांच होगी कल शाम तक 5 बजे तक। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जिहान ढाबर, जो हमें बताएंगे कि कैंसर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट आजकल पॉसिबल हैं, किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा सकता है, क्या किस तरीके से लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है इनिशियल स्टेजेस पे और फाइनल स्टेजेस पर। सर, स्वागत है पहले तो आपके क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में। तो सर प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेने की ज़रूरत है। नमस्ते, मैं डॉक्टर जिहान ढाबर हूँ। तो कैंसर तो अभी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। एक ज़माने में कैंसर लोग समझते थे, कैंसर मतलब बहुत डर जाते थे, पूरा आदमी टूट जाता था कैंसर सुन के ही कि कैंसर मतलब फिनिश्ड ऐसा। बट दिस इज़ नॉट द सिनेरियो टुडे। आज का सीन बिल्कुल चेंज हो गया है। कैंसर ऐसा हम जल्दी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करेंगे उसको, तो इट इज़ ऑलमोस्ट क्योरेबल, नहीं तो क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक मतलब जो डिजीज़ लंबा चलते जाता है ना, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी जो बीमारी दवाई खाते हैं कंट्रोल में रहता है, दवाई खाते कंट्रोल में रहता है, वैसे ही अभी कैंसर भी हो चुका है। दवाई खाओ और पेशेंट आराम से कंट्रोल में डेली रूटीन सब कर सकता है। इसके लिए अभी कैंसर कंट्रोल में कैसे लाना है और इसको एक ऐसा बीमारी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शन आ गए। फर्स्ट तो अपना मेडिकल एंगल ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन से हम कर सकते हैं। उसमें 2-3 ऑप्शन है। एक तो कीमोथेरेपी होता है। कीमोथेरेपी मतलब वो हम इनिशियल स्टेज में देते हैं, जो जब नया डिटेक्ट होता है तभी एक सलाइन जैसे इंजेक्शन देते हैं। लोग भी कभी सोचते हैं कि कीमोथेरेपी भी बहुत ही खतरनाक दवाई होता है, खतरनाक ट्रीटमेंट होता है, बाल जाते हैं, कमज़ोरी होता है, इंसान पूरा ख़राब हो जाता है कीमोथेरेपी से। वो सब रॉन्ग है, ये सब गलत फहमी है इंसान के दिमाग में बैठ गए कि कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहिए, कीमोथेरेपी से ख़राब होता है, कैंसर से और भी गंदा कीमोथेरेपी, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन वो बिल्कुल भी गलत है। वो कीमोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। वो ऐसा डरने की बात नहीं है। सलाइन में इंजेक्शन होता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा बाल कम होता है, लेकिन वो सब टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स है, टेम्परेरी होता है। तुरंत बाल 1-2 महीने के बाद वापस आते हैं। तो एक तो कीमोथेरेपी है। दूसरा हमने के पास टारगेटेड थेरेपी है। टारगेटेड थेरेपी मतलब अभी कीमोथेरेपी तो हम ब्लड में देते हैं, तो पूरे शरीर में जाता है, इसलिए बाल बिल गिर जाते हैं। टारगेटेड थेरेपी मतलब अभी सोचो बॉम्ब जैसा है कि हमने बॉम्ब जहाँ पे ड्रॉप किया वो वहीं पे काम करेगा, बाकी जगह पे तो नहीं काम करता है। वैसी टारगेट थेरेपी वहीं पे जो कैंसर है वहीं पे जाके काम करेगा। गोली खाई हमने टारगेट थेरेपी के, जहाँ पे कैंसर है बॉडी में वहाँ पे ही काम करेगा। तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसका, ना बाल जाते, ना बाकी की कमज़ोरी, उल्टी, कुछ भी नहीं। नो साइड इफ़ेक्ट्स, प्रैक्टिकली नो साइड इफ़ेक्ट्स टू टारगेटेड थेरेपी। बाकी हम लोग इम्यूनोथेरेपी होता है, ये लेटेस्ट अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड में आया था, नोबेल प्राइज़ वो इम्यूनोथेरेपी में ही आया था उसको, जो इंसान को मिला क्योंकि उसने इम्यूनोथेरेपी पे रिसर्च किया था। तो व्हाट इज़ इम्यूनोथेरेपी? इम्यूनोथेरेपी इज़ बेसिकली हम खुद के बॉडी की सहन शक्ति को, अपने बॉडी की जो इम्यूनिटी है जो फाइट करने की, हम उसको ही बढ़ा देते हैं और वो ही कैंसर से लड़ता है। तो आपके खुद की बॉडी से कैंसर से लड़ रहा है, दैट्स इम्यूनोथेरेपी। बिकॉज ऑफ ऑल दीज ट्रीटमेंट्स, इतने सारे जो ट्रीटमेंट की कंबाइंड मोडालिटीज़ हैं, कैंसर अभी यू कैन से इट इज़ बिकम लाइक डायबिटीज़, क्रॉनिक डिजीज़। मतलब अब कैंसर जैसा नहीं रहा, जिसके लिए लोग कैंसर अगर होता था तो बिल्कुल तमाम तरीके की परेशानियां, पहले लोग क्या करते थे, अगर किसी को कैंसर है तो उसके साथ उठना बैठना भी बंद कर देते थे। मतलब हमारे यहाँ एक मिथ चलता है कि कैंसर कम्युनिकेबल तो नहीं है कहीं, तो ये भी चीज़ लोगों को बताने की ज़रूरत है कि क्या है, कम्युनिकेबल है या नहीं है। कैंसर बिल्कुल भी कम्युनिकेबल नहीं है। कैंसर पेशेंट के साथ आप बैठो, खाओ, पियो, एक ही प्लेट में खाओ, एक ही ग्लास से पानी पियो तुरंत के तुरंत, बिल्कुल कम्युनिकेबल नहीं है। ऐसा भी मत सोचो कि मच्छर काटने से फैलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल कम्युनिकेबल नहीं है। कैंसर हुआ है, वो बेचारे वो इंसान की कुछ गलती नहीं है। बट छोटे छोटे बच्चे लोग को होता है कैंसर, हाँ, जिसने कभी सिगरेट दारू को देखा भी नहीं रहेगा, उनको होता है। हाँ, तो ये कम्युनिकेबल नहीं है डिजीज़ है, बिल्कुल गलत फहमी है। ऐसा मत सोचो कि, और वो उल्टा जो कैंसर जिसको होता है उनको हम सपोर्ट करना चाहिए हमको। हाँ, उनसे प्यार से बात करो, उनको मोटिवेट करो कि ट्रीटमेंट लो, आप ठीक हो जाओगे। वो मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कुछ बिल्कुल सोचना ज़रूरी नहीं है ये। अच्छा सर, कैंसर के लिए जेनेटिक फैक्टर कितना रिस्पॉन्सिबल रहता है? क्या जेनेटिक हो सकता है कैंसर?
तो सर्टन प्रकार के कैंसर ना जेनेटिक होते हैं। यू कैन से अराउंड 20-30% ऑफ जो सारे कैंसर है जो जेनेटिक हो सकता है। अभी उस पर से कोई प्रकार का कैंसर है वो 90% जेनेटिक बोल सकते हैं, तो बहुत रेयर है वो। अभी वो जेनेटिक कैंसर को भी डिटेक्ट करने के बाद हमारे ब्लड टेस्ट और वो सब टेस्ट आई है, इससे हम टेस्ट करके मालूम पड़ता है कि ये जेनेटिक प्रकार का कैंसर है कि नॉन जेनेटिक है। अभी कभी कभी स्मोकर्स और जो स्मोकर्स है जो दारू पीते हैं उनमें तो कैंसर होता ही है, वो जेनेटिक प्रकार का नहीं है। उसका तो हमको कॉज पता है, इसने सिगरेट पिया इतने साल की उससे कैंसर होता है। लेकिन कोई कोई इसमें कैंसर होता है जैसे कभी भी कुछ हैबिट्स नहीं है, कुछ एडिक्शन नहीं है, उनको भी कैंसर होता है। उनको क्यों होता है? उनमें जेनेटिक का कंपोनेंट हमको सोचना चाहिए। और उसका हमारे पास ब्लड टेस्ट है और 2-3 टेस्ट है वो हम करते हैं। और अगर जेनेटिक निकला तो उनके फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी स्क्रीन करना चाहिए। जो अभी हम कर रहे हैं स्क्रीनिंग का, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। वो हाई रिस्क में आते हैं, इसलिए उनको स्क्रीन करके उनको जल्दी पकड़े तो उनको हम क्योर कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक की आप बात कर रहे हैं कि अगर जैसे हमारा एक जनरेशन को कैंसर था, मतलब जेनेटिक कैंसर था, सपोज़ कीजिए कि जेनेटिक कैंसर था, तो अगली वाली पीढ़ी मतलब उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो ट्रीटमेंट के बाद अगली वाली पीढ़ी में भी चांसेस रहते हैं क्या कि कुछ कैंसर के चांसेस अगर लिटिल बिट हो सकते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं। इसलिए वो टेस्ट करना ज़रूरी होता है कि वो पहले कोई कैंसर हुआ तो वो जेनेटिक था कि नहीं, उसका टेस्ट करना चाहिए कि वो जेनेटिक कैंसर है कि नहीं। बट नेक्स्ट पीढ़ी को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, कैंसर के साइंस हमको मालूम होना चाहिए, उसके लिए अवेयर होना चाहिए हमको। मतलब कुछ प्रोलॉन्ग खांसी आ रहा है, दम लग रहा है, खांसी में खून आ गया, कुछ आपको शरीर पे कुछ सूजन या गांठ है जो साइज़ में बढ़ रही है, ऐसा हमको सब लक्षण होते हैं जो कैंसर के। वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो सब लक्षण हमको माइंड में रखने के और अलर्ट रहना चाहिए हमको कि मेरे को ऐसा लग रहा है, कैंसर का हिस्ट्री है फैमिली में, तो वी शुड बी मोर अलर्ट एंड मोर अवेयर, तो हम उसको जल्दी पकड़ पाए। अच्छा सर, बेसिक सिम्टम्स मैं जानना चाहूँगा कि कैंसर के बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं, कि किस तरीके से लोग अपने आप को जज करें कि उन्हें कैंसर की पॉसिबिलिटीज़ है कि कैंसर हुआ है, या उसके बाद प्रेफर करें मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए, क्योंकि कैंसर के टेस्ट बहुत महंगे होते हैं। हमने जो सुना है कैंसर के टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, यहाँ फ्री हो रहे हैं। ये अपने आप में यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक उपकार है उनके ऊपर, एक बहुत बड़ा एहसान आप लोग करके जा रहे हैं कि यहाँ पर जो इतने सारे लोगों के ऊपर जिनके कैंसर की जांचें हुई हैं, और जितने लोगों को कैंसर, क्या अभी तक सर कुछ लोगों को कैंसर डायग्नोज हुआ है यहाँ पर? अभी तो जो नोन केसेज है वो पहले एक लेडी थी, उनको जो लंप मिला ब्रेस्ट में, तो हमको मैमोग्राफी के तुरंत भेज दिया। अभी वो मैमोग्राफी रिपोर्ट आने का कंफर्म होएगा, वो ऐसा सस्पेक्टेड था वो एक केस अभी तक। ओके, अराउंड 20 पेशेंट में एक तो ऑलरेडी मिल गया हमको, तो देखते हैं अभी आगे उनका। सेकेंडली जो हमको लेडीज़ में मेन तो जो कॉमन कैंसर है वो तो ब्रेस्ट का और सर्वाइकल मतलब ये नहीं, सर्वाइकल स्पाइन नहीं, जो बच्चेदानी का गर्भ पेशी जो बोलता है ना, हाँ, उसका जो कैंसर हो बहुत कॉमन होता है। तो उसका क्या सिम्टम्स होता है, जो लेडीज़ को अवेयर रहना चाहिए और वो डॉक्टर के पास तुरंत आना चाहिए उनको। तो फर्स्ट उनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब अपने स्तन का खुद से थोड़ा एग्जामिन करना चाहिए उनको, और उनको थोड़ा ही गांठ लग रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, कुछ गांठ है, लंप है, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए वो। सेकंड, नीचे से कुछ ब्लीडिंग हुआ पीरियड के बीच में, या जो इंटरकोर्स के बाद जो ब्लीडिंग होता है, दुखता है इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग, तभी वो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए लेडीज़ में। सेकेंडली जो जनरल सिम्टम्स है कैंसर के, कॉमन सिम्टम्स, वेट लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस, मतलब ऐसा खाना खा रहे तो भी उसका इंसान का वजन घटते ही जा रहा है, हाँ, तो वो वेट लॉस। फिर क्रॉनिक कॉफ, जो कॉफ आ रहा है, कभी खांसी में खून आ गया, कुछ स्वेलिंग है कहीं पे भी शरीर में, जो स्वेलिंग का साइज़ बढ़ते जा रहा है, तो वी शुड लुक आउट फॉर ऑल दीज सिम्टम्स। ऐसा कुछ भी तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना चाहिए, और फिर आगे हमको प्रोसीड करना कि किस तरफ का कैंसर है, कौन सी तरफ का कैंसर है। सर, जैसे बॉडीज़ में सिस्ट प्रेजेंट होते हैं कुछ, जैसे आज बहुत सारी 90% फीमेल्स में ओवरीज में सिस्ट पाया जाता है, क्या वो सिस्ट फ्यूचर में कैंसर में तब्दील हो सकता है? वेरी अनलाइकली है, ऐसा चांसेस नहीं है। बट जो एक डिजीज़ होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, उसमें मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। एवरी 6 मंथ की सोनोग्राफी करके वो सिस्ट को आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि साइज़ बढ़ रहा है, सिस्ट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है कि नहीं। सिंपल सिस्ट है तो वेरी अनलाइकली कि वो मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होएगा, बट अ फॉलो अप इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट, उसका फॉलो अप रखना चाहिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस समय हम मौजूद हैं डॉक्टर संजुला कैथरा के साथ। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरत है ब्लड टेस्ट की कैंसर के लिए, क्योंकि मैम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से, तो इस बारे में मैम बहुत बखूबी से हमें बता सकती हैं। मैम, क्या वजह है कि लोगों को ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, ब्लड काउंट्स होते हैं जिसमें हमें आपको पता होगा ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में हमें ब्लड काउंट से पता चल जाता है। आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर बढ़ा हुआ हो तो फिर हम आगे जांच कर सकते हैं। और आजकल कई नई टेक्निक आ गई है जिसके ब्लड के रिपोर्ट से ही आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आप कैंसर की तरफ आपका
हो रहा है, सो आप उसका इलाज करा सकते हैं वक्त पर। तो इसीलिए आपका खून का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस समय हम मौजूद हैं डॉक्टर खुर्शीद मिस्त्री के साथ। वो हमें बताएंगे कि आखिर किस तरीके की सपोर्ट केयर्स की ज़रूरत होती है कैंसर्स के लिए, किस तरीके से यहाँ पर प्रिकॉशंस आपको मेंटेन करने होते हैं, किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक पेशेंट के लिए नहीं होती है, लेकिन पूरे परिवार को उसको अफेक्ट करती है और उसमें सपोर्टिव केयर यानी कि पैलिएटिव केयर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी लोगों के दिमाग में पैलिएटिव केयर के नाम से बहुत डर है, क्योंकि काफ़ी गलत अफवाहें, गलत सोच है सबके लिए पैलिएटिव केयर के बारे में। लोग ऐसे सोच रहे हैं कि पैलिएटिव केयर सिर्फ ज़िंदगी की आखिर में दिया जाता है या तो कोई दूसरा इलाज ना हो तब दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। कैंसर जैसी कोई भी जानलेवा बीमारी में पैलिएटिव केयर डायग्नोसिस के टाइम से ही शुरू करनी चाहिए। हमारे एन.के. धाबर कैंसर फाउंडेशन ने एक सेंटर खोला है जिसका नाम है ऑन केयर। वो एक डे केयर फैसिलिटी है जिसमें पेशेंट और उनके केयर गिवर्स यानी परिवार वाले की साथ में उसकी हेल्प की जाती है। उधर काउंसलिंग होती है, उधर दूसरी तरीके प्रकार के थेरेपीज़ है, जैसे कि योगा है, म्यूज़िक थेरेपी है, डांस थेरेपी है। ये सब थेरेपीज़ के साथ साथ पेशेंट का और उसके परिवार का साथ में हम इलाज करते हैं। हमारा सेंटर मुंबई में जो है मासीना हॉस्पिटल में, वो बिल्कुल मुफ्त चलाते हैं हम, और उधर पेशेंट सुबह से आके शाम तक पूरे टाइम रहते हैं और उनके साथ वो भूल जाते हैं कभी कभी कि उनको कैंसर भी है। हम एग्जांपल देना चाहते हैं, हमारे वहाँ काफ़ी सारे पेशेंट्स जो मुंबई में नहीं रहते हैं वैसे भी आते हैं, जो इलाज किधर और कराते हैं कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, लेकिन पूरा दिन बाकी का टाइम वो एक आश्रम में या धर्मशाला में उनको बिताना पड़ता है। तो इसके बजाय अभी हम जब से हमारा सेंटर शुरू हुआ है, वो हमारे सेंटर में आते हैं और बिहार से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, काफ़ी अलग अलग यूपी से आते हैं, और उधर काफ़ी लोग को पेशेंट्स को भी पूछा जाता है। तो एक पेशेंट ने ऐसा बताया कि ऑन केयर हमारे लिए एक पैरासिटामॉल जैसा है, यानी कि एक पेन किलर जैसा है। वो आके उनकी पेन भूल जाते हैं, सब कुछ ये हो जाता है। और पेन होती भी है तो हमारे पास पेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हम है, जो उनकी सिर्फ पेन के बारे में, और उल्टियाँ होती है कभी कभी ट्रीटमेंट के दौरान, कभी कैंसर की वजह से होती है, कभी इलाज के वजह से होती है, लेकिन उसका पूरा जो सपोर्टिव केयर है वो हम करते हैं। उसके बेसिकली वो पैलिएटिव में आता है और हमारा सेंटर का नाम ऑन केयर है। तो मैम क्या कोई ऐसी केसेस रहे हों जिसमें ये सक्सेसफुल रहा हो, मतलब एक्सट्रीम केसेस जहाँ चांसेस ना, लोगों ने ये समझा हो कि कोई चांस नहीं है और वहाँ पर भी ये सक्सेसफुल रहा हो? बिल्कुल। एक हमारे पास पेशेंट आए थे, वो एल्डरली पेशेंट है, वो हेड एंड नेक के पेशेंट है। सब ने जवाब दे दिया था, उसका रेडिएशन में कोई इलाज नहीं था, सर्जन ने भी बोल दिया था कि काफ़ी स्प्रेड हो चुका है तो कुछ नहीं हो सकता है। अभी ये पेशेंट को इतना गुस्सा अपने आप पे आ रहा था, क्योंकि वो टबैको चूअर थे, तो उसको लग रहा था कि मैंने खुद ने अपने आप पे और मेरे फैमिली पे ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो उसको गुस्सा था, उसको दलगीरी मायूसी थी, मिक्स्ड इमोशंस थे, और डॉक्टर्स कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। पहले तो वो ऑन केयर आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी वाइफ ने, डॉक्टर बमन धाबर ने उनको एडवाइस किया कि आपको ज़रूर उधर जाना चाहिए। तो पहले तो बहुत रिलक्टेंटली वो आए, लेकिन आज वो 1 साल से अभी आ रहे हैं। एडवांस कैंसर तो काफ़ी एडवांस ही है, लेकिन कोई भी उसको देख के ऐसा बता नहीं सकता है कि उसको इतना एडवांस कैंसर है। वो खुद बताते हैं कि आज मैं एक अलग इंसान बन गया हूँ, जो हमारे ऑन केयर के थ्रू से वो बता रहे हैं कि जो काउंसलिंग मिली है, जो उसको सीख मिली है, वो दूसरे पेशेंट्स को देख के, क्योंकि कभी कभी बच्चे लोग को देखते हैं, अभी उनको ऐसी हिम्मत आ गई है कि मैंने तो मेरी ज़िंदगी जी ली, इतने बच्चे लोग को भी हो रहा है, तो लड़ना ज़रूरी है। और सिर्फ काउंसलिंग और सिर्फ ये सब दूसरी थेरेपी से वो ऑलरेडी 1 साल तो उसका कंप्लीट हो गया है। हम ये करते हैं कि उसका और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम काफ़ी टाइम भूल जाते हैं कि कभी कभी पेशेंट्स को दवाइयाँ तो देते रहते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ
फिर बहुत ये हो जाती है। पैलिएटिव केयर से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है, जैसे कि वो तो रोज़ घूम फिर सकते हैं, रोज़ आते हैं हमारे सेंटर में। हमारा सेंटर सिर्फ मंडे से फ्राइडे है। अभी वो कंप्लेन करते हैं कि सैटरडे संडे क्यों नहीं आप चालू रखते हो, मुझे सैटरडे संडे को भी घर पे नहीं बैठना है। तो आके वो, और अभी वो खुद सबको काउंसलिंग करते हैं। वो खुद बोलते हैं, लाइक रास्ते में स्टेशन पे कोई टबैको खाता है तो उसको पकड़ के उसका खुद का, और अब उसको देखोगे तो काफ़ी भयंकर है उसका वुंड। वो ऐसा ड्रेस कर करके हमने रखा है, लेकिन पूरा लाइक जैसे आप पिक्चरों में देखते हो ऐसा उसका पूरा मुंह हो गया है। तो वो खोल के सबको दिखाता है कि देखो मैंने टबैको खाया और इसके वजह से मुझे ये हुआ। तो न सिर्फ ये करते हैं, लेकिन अभी वो खुद काउंसलिंग करते हैं अलग दूसरे पेशेंट्स के लिए। सो आई थिंक, और अब उनको भी, उनकी जब हमने ये ली थी कि आपको ऑन केयर में क्यों अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं कि अभी ऑन केयर हमारा फैमिली जैसा बन गया है। हम दूसरे मेरे जो पेशेंट्स हैं उनसे मुझे सपोर्ट मिलता है। सो पैलिएटिव केयर में बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये तो हम मानते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। सबसे खास बात कि कोई साइड इफ़ेक्ट है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो यहाँ की कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो उसका हम इलाज करते हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हमने डॉक्टर से बातचीत कर ली, अब यहाँ आए कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी टेस्ट करवाए हैं। मैम आपका नाम? मंजू चौहान। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक क्या क्या टेस्ट करवा लिए हैं यहाँ पर? लगभग सारे ही टेस्ट करवाए हैं, और मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे लोगों के लिए, यहाँ क्षेत्रीय लोगों के लिए इतना बड़ा कैंप जो बॉम्बे से डॉक्टर्स आए हैं खासकर कैंसर के लिए, तो मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब सारी जांचें हो रही हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये जो स्क्रीनिंग हुई है आपकी, क्या ये पेनफुल थी? मतलब कोई दर्द वगैरह कि ब्लड वगैरह लिया हो या कोई मशीनें अंदर डाल दी हो तो पेन हुआ हो, इसका ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है? कोई जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह हुए कोई पेन नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि इलाज करवा लें, टेस्ट करवा लें? बिल्कुल टेस्ट करवाइए, और आगे मतलब पता तो चले कि आगे किसी को मतलब वैसे ना भी पता हो, लेकिन एक बार टेस्ट करके पता तो लग जाए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी जांचें हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। बहू जी कहाँ से आए आप? हम यही बगल में गांव है गैबुआ। अच्छा, गैबुआ से आए हैं? हाँ, गैबुआ से आए। हो गई जांच वाँच? कितने बजे आए हुए सुबह से? अभी थोड़ी देर हो रही है आए हुए, लेकिन अच्छी सहूलियत हो रही है यहाँ। अच्छा, सहूलियत हो रही है? बहुत अच्छी। मतलब डॉक्टर्स किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं? बहुत बढ़िया तरह से। इस समय हम मौजूद हैं मैमोग्राफी की मोबाइल वैन में, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शमशुल जमा, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, हल्द्वानी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीनियर टेक्नीशियन भी हैं। सर, पहली चीज़ मैं इस टेस्ट के बारे में जानना चाहूँगा कि इस टेस्ट से होता क्या है, क्या चीज़ से निकल करके आती है, क्या चीज़ लोगों को पता चलती है? ये मेमोग्राफी टेस्ट है। इसमें लेडीज़ की छाती का, ब्रेस्ट का स्कैन किया जाता है। इससे हमारी कोई भी चीज़ होगी, उसमें गांठ होगी, कोई नॉर्मल गांठ है या कोई कैंसीरियस गांठ है, उसका सबका पता चल जाता है, वो डिटेक्ट होता है। ये एक्सरे की तरह है, इसमें बहुत ही शॉर्ट एक्सपोजर होता है, लेकिन 40 साल के बाद जो लेडीज़ को अगर कोई ब्रेस्ट में गांठ है या कुछ है, ये कराना चाहिए। ये कोई हार्मफुल नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह से कोई ऐसा केस जिसमें कुछ डाउट हुआ हो, डाउटफुल केस? जी, एक पेशेंट है जिसके ब्रेस्ट में हमको कैल्सिफिकेशन मिले हैं। तो सर, क्या इस टेस्ट के बाद ये श्योर हुआ जा सकता है कि कैंसर, या फिर कोई सेकंड ओपिनियन भी लेने की ज़रूरत होती है? जी, हम उसमें ये बता देंगे कि भाई इसमें ये फाइंडिंग आ रही है, तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए एक बायोप्सी टेस्ट होता है, जो बायोप्सी आप कराने के बाद श्योर हो जाएंगे कि हाँ किसमें क्या है। इस समय हम मौजूद हैं एनके धावर कैंसर फाउंडेशन की ट्रस्टी विली दारूवाला से, फाउंडर ट्रस्टी हैं विली दारूवाला से। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैंसर के लिए वजह क्या है, किन वजहों से कैंसर होता है, और आखिर लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के पीछे क्या वजह है और क्यों उन्हें जागरूक करना चाहिए। ओके, अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जो हम ये बीमारी को जल्दी परख लेते हैं, जान लेते हैं, तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर लेट स्टेजेस में फिर क्योर करना और उसकी ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल होता है। तो जितना जल्दी हम पकड़ सके इस बीमारी को, तो इतना जल्दी इलाज हो सकता है। दूसरी बात ये है कि हम बहुत लापरवाही करते हैं, और हमको एक्चुअली कैंसर होना ही नहीं चाहिए। तो पहले से हम जो अवेयरनेस है हमारे में कि हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लानी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो बीमारी ही नहीं होगी हमें। तो इस वजह से अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
मैम सेकंड चीज़, कैंसर के लिए वजह क्या है? क्योंकि अभी तक लोगों को ये पता नहीं है कि कैंसर क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, आखिर कैंसर ये होता क्या है? पहले तो हम सोचते थे कि कैंसर बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और कैंसर का मतलब ख़त्म ही हो गए हम, पर अभी ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है कैंसर के लिए, जैसे कि रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकते हैं और बहुत टारगेटेड थेरेपीज़ है और इम्यूनोलॉजी है, तो बहुत सारे इलाज है। लेकिन क्या है कि ये कैंसर किस वजह से, एक तो वजह नहीं होती है, पर लाइफस्टाइल उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आजकल जो पैकेज फूड खाते हैं उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, इतने प्रेजर्वेटिव्स होते हैं और ये इतना पोल्यूशन है, हमारी लाइफस्टाइल में इतना स्ट्रेस होता है, हम उस स्ट्रेस को कोप नहीं कर सकते उसके साथ, तो ये सारी वजह है कैंसर की बीमारी के लिए। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए। एक्चुअली मेनी ऑफ द कैंसर्स वो लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, तो हम अगर थोड़ा कुछ एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा अपने को रिलैक्स कर ले, थोड़ा योगा कर ले और कुछ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में ये एक ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो और अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान दे, तो ये सब हम बहुत हद तक उसे प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर। अगर किसी को कैंसर होता है तो क्या उसे घबराने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कुछ घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एज आई सेड इतने सारे इलाज है, तो उतने सारे इलाज हम उसमें से कुछ भी, बहुत सर्वाइवल के चांसेस भी अच्छे हैं आजकल, ऐसा नहीं है कि हम फेटली साबित हो सकता है, तो एंड अर्ली स्टेजेस में तो पूरा क्योर हो सकता है, तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है डॉक्टर को बताना है और फिर ट्रीटमेंट शुरू करनी है बस, और पॉजिटिव रहना है पूरी ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि वो भी हमारी मानसिक अवस्था भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम, जनरली कहा जाता है कि कैंसर में कुछ स्टेजेस होती हैं, हम उन स्टेजेस के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या वो स्टेजेस होती हैं? एक्चुअली जनरली 4 स्टेजेस होते हैं कैंसर के। पहला स्टेज जो है वो बहुत ही इनिशियल है, फिर दूसरा स्टेज थोड़ी बीमारी और होती है, और थर्ड, बट आजकल तो 4th स्टेज में भी हम लोग बहुत सारी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके, सो 4th स्टेज लास्ट स्टेज माना जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो एंड ऑफ लाइफ ही है। ओके, मतलब 4th स्टेज में भी कैंसर का इलाज पॉसिबल है? हाँ, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। हाँ, क्योर नहीं, बट ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल। ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल, ट्रीटमेंट इज़ डेफिनेटली देयर थ्रू आउट। ओके, थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैम एक चीज़ और, क्या ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स सिर्फ यहीं तक रहेंगे या उत्तराखंड के बाकी जगहों पर भी होगा? क्योंकि हमारे हिल्स आज भी बहुत दूर हैं, जो हमारा हिली एरिया है वहाँ पर लोग अवेयर नहीं हैं इसके लिए, वहाँ के लोगों को मालूम नहीं है कि कैंसर क्या चीज़ होती है। कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा कि कैंसर भी कोई बीमारी होती है। तो क्या ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे हिली एरियाज़ में भी आगे ऑर्गेनाइज कंडक्ट किए जाएंगे? हमको जहाँ कोई बुलाएगा तो हम ज़रूर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं रामनगर में ही करेंगे। जहाँ हमको कोई बुलाता है हम वहाँ जाके करेंगे, नो प्रॉब्लम। वहाँ भी अवेयरनेस का ये जो जांच है वो कर सकते हैं, कोई भी हिली एरियाज़ में भी, पर हमें पहले से पता, वी नीड टाइम, हमको टाइम चाहिए। तो हाँ, कोई भी जो संस्था हमको बुला सकती है तो वी आर हैप्पी टू गो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैम, लास्ट चीज़, कितने सालों से आप लोग ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं? हम 2011 से फॉर्मली ये फाउंडेशन शुरू हुआ है, जो NK धाबर फाउंडेशन है, वो 2011 में शुरू किया था, पर उससे पहले भी इनफॉर्मल तरीके से हम लोग बहुत सारा काम करते थे, बट फॉर्मली ये 2011 से कर रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और हम जान चुके हैं कि आखिर कैंसर के लिए जागरूकता क्यों ज़रूरी है, कैंसर का इलाज आज संभव है। आज लोगों को कैंसर होने के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे पकड़ा जाता है, और फाइनल स्टेज तक भी उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीटमेंट उसका क्योर कंप्लीट नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसको ट्रीट किया जा सकता है। खैर, बने रहिएगा हमारे साथ क्लास ऑफ पॉलिटिक्स में, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, और लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं भी। धन्यवाद।